सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में आलमी डिमांड भी खासी कमज़ोर हुई है और ऐसा महसूस होता है कि असल मसाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं बल्कि शायद इंटरनल फैक्टर्स ही हैं। इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान महंगी बिजली और गैस के अलावा गैर यकीनी पॉलिसीज़ के साथ टैक्सेस की कॉम्प्लिकेशंस और बर वक्त रिफंड्स ना मिलने से भी हुआ है। जब यूरोप, अमेरिका और बरतानिया जैसे बड़े मार्केट्स में बैक वक्त एक्सपोर्ट्स कम हो और मसला मार्केट एक्सेस का ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि मसला फिर इंतज़ामी नौइयत का है। अब टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ज़र मुबादला के हुसूल के साथ साथ रोज़गार के भी बड़े मौक़े पैदा करती है और सनती सरगर्मियों का बुनियादी सतून भी है। मगर पिछले 5 सालों में ख़ासतौर पर 2023 में उसके बाद से हमने देखा कि एनर्जी कॉस्ट में तेज़ी से इजाफे ने इसके कॉम्पिटेंसी को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत इस वक्त 14 से 15 अमरीकी सेंट फ़ी यूनिट तक जा पहुंची है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में हमने ये 8 से 9 सेंट के करीब देखी है। फिर गैस की कीमतें भी खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और जिससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसके मुकाबले में हम अगर भारत को देखें, चाइना को देखें या फिर वियतनाम को देखें तो इन तमाम ममालिक ने अपनी इंडस्ट्री को हुकूमती मदद दी है। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और सब्सिडीज़ के ज़रिए रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस हासिल किया है। फिर वियतनाम ने तो बहुत तेज़ी के साथ इनकलाबी इक़दाम उठाए, टैक्स रिलीफ के साथ साथ सस्ती ज़मीन और फिर प्राइवेट सेक्टर को उसने सहूलतें दी और इस सब के नतीजे में एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा किया। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा कॉस्ट और गैर मुस्तकिल पॉलिसी माहौल में मुकाबला करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो 2025 से 2030 तक के लिए है, इस बहरान को तस्लीम करती है और इस पॉलिसी का टारगेट एनर्जी की कीमतों को इलाकाई सतह पर लाना है, यानी बिजली तकरीबन 9 सेंट फ़ी यूनिट पर आ जाए और इसके साथ साथ सोलर नेट मीटरिंग के अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम खर्च बिजली करने वाली मशीनरी पर तवज्जो दी जाए। अब इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 30 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 17.88 बिलियन डॉलर रही हैं, जबकि माली साल 2025-26 में जुलाई से नवंबर तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7.84 अरब डॉलर्स रही हैं, जो ये वाज़े करती हैं कि अब ये सेक्टर खासा स्लो हो चुका है, जो साबित करता है कि टेक्सटाइल में बेहतरी वैल्यू एडेड मसनूआत के साथ सिंथेटिक फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के बगैर मुमकिन नहीं है। अब अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। एनर्जी कॉस्ट सस्ती किए बगैर, टैक्स आसान किए बगैर और इस इंडस्ट्री को वाज़ेह सिमत दिए बगैर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख़तरा बढ़ेगा। अगर बर वक्त फैसले ना किए गए तो फिर पाकिस्तान ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स की कमी का शिकार हो सकता है बल्कि आलमी मार्केट में दोबारा जगह बनाना भी मुश्किल हो सकता है। अब ज़र मुबादला के साथ बेरोज़गारी और मईशत में फिर इसके नतीजे में गिरावट यकीनी हुई। अब ये सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, अगले 5 साल में क्या वाकई 30 अरब डॉलर तक के हदफ को हासिल किया जा सकता है और हुकूमत अब कितना इस वक्त इंसेंटिवाइज कर सकती है इस इंडस्ट्री को। हसन शफकात साहब CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, उनके सामने सारे सवाल रखेंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त मौजूदा चैलेंजेस हैं ज़रा वो भी आप बताइएगा कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री किन बुनियादी चैलेंजेस को फेस कर रही है और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और फिर कैसे 30 अरब डॉलर तक का सफ़र मुमकिन हो सकता है। थैंक यू बाब साहब, आपने इब्तदाइये में मोरलेस सारी वो इश्यूज हाईलाइट भी कर दिए हैं, बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ज़्यादा है, बिजली की कीमत कैसे इन कंपैरिजन टू आवर कंपेटिटर्स ज़्यादा है, टैक्सेशन के हमारे मसाइल हैं। एट द सेम टाइम मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि रिसेंटली अक्टूबर में 2025 IMF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं जो भी कंपेटिटिवनेस के या ट्रेड के इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेजेस अपनी इंडस्ट्रीज को दिए हैं। वियतनाम की ऑलरेडी 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद US टैरिफ्स के बाद उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को मजीद कंपेटिटिव बनाने के लिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ताकि उनकी रिलायंस किसी सिंगल मार्केट पर ना हो, उन्होंने डोए मोए रिफॉर्म्स 2.0 के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर
वो मैसिव किस्म की इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। ना सिर्फ वो अपनी गवर्नमेंट का साइज छोटा कर रहे हैं, उनके जो मुल्क में प्रोविंसेस हैं उनको वो कम कर रहे हैं, और ये सारा जो एक्सपेंडिचर के अंदर जो सेविंग होगी, उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सारे के सारे पैसे डाइवर्ट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और अपनी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाने के लिए। अब इन सब सूरत हाल के अंदर जो हमारे नंबर्स आपने जैसे खुद बताया है कि सब के सब मार्केट्स के अंदर पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिक्लाइन है। हमारी अगर आप टॉप मार्केट्स में देख लें, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन है, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर पिछले साल से डिक्लाइन है। नंबर 2 पे हमारी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस है, उसमें भी हमारा डिक्लाइन है। यूके हमारी थर्ड बड़ी मार्केट है, उसमें भी हमारा डिक्लाइन है। उसके बाद यूएई है, बांग्लादेश है। तो इन तमाम हमारी टॉप डेस्टिनेशंस के अंदर हम डिक्लाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पहले जब यूएस टैरिफ पाकिस्तान पे 19% का अनाउंस हुआ, तो एक जूम किया जा रहा था कि हम शायद इससे बहुत फायदा उठा लेंगे, और चाइना पे चूंकि हमसे ज्यादा टैरिफ है और इंडिया पे चूंकि हमारे से ज्यादा टैरिफ है, तो हमें कोई मेजर इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है, और साइमल्टेनियसली इंडियन गवर्नमेंट ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री को ऐसे पैकेजेस दिए हैं कि हम और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव बीन अनएबल टू इंक्रीज देयर शेयर आइदर इन द यूएस मार्केट जहां पे डिक्लाइन है, और साइमल्टेनियसली हम ईयू के अंदर जो हमारी यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ी मार्केट है, हम लोग एक बहुत सिवियर इस वक्त आप समझ लें कि कंपटीशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर और इंडिया पे जो टैरिफ यूएस ने लगाए हैं, उन्होंने सारे का सारा जो अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है वो ईयू की तरफ डाइवर्ट कर दी है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस राइट नाउ। आप देख रहे हैं कि हम इन सब बड़ी मार्केट्स में एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमारा मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का है। तो हसन साहब ने पिछले 1-2 साल में बड़ी हुकूमत की तरफ से ये वर्जन भी उनका सुना, बड़ी कोशिश देखी कि वो कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह बिजली की कीमत कम हो, गैस की कीमत पर किसी तरह कंट्रोल रहे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो अब ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये जो 5 साल की पॉलिसी और फिर इसके टारगेट्स रख दिए गए हैं, इसको सामने रखते हुए ये कैसे अचीवेबल होंगे? जो ये इस वक्त जो चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं उसको सामने कैसे ये मैनेजेबल होगा? देखिए जी, कल हमारी एक मीटिंग कॉल की थी प्लानिंग मिनिस्टर ने, एहसन इकबाल साहब ने, और उसके अंदर दोबारा उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया उस मीटिंग में, और वो उसमें तमाम मेजर एक्सपोर्टर्स तमाम सेक्टर्स के, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर, तमाम सेक्टर्स जो थे, फार्मेसी, एवरीबडी वाज देयर। उसके अंदर उनकी स्टार्टिंग में एहसन इकबाल साहब ने यही कहा कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर को अभी एक रिसेंटली प्रेजेंटेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने उड़ान प्लान के जो इनके टारगेट्स हैं उसके हवाले से बताया है कि जी अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन तक ना लेकर गए तो हम IMF प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकेंगे। अच्छा, अब जो आप इमीडिएट रिलीफ की जैसे बात कर रहे हैं, देखें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि आई एम सॉरी टू से सेल्फ क्रिएटेड है। मिसाल के तौर पे जो RLNG की प्राइस हमें इस वक्त कैप्टिव पावर प्लांट्स को, जो हम खुद से अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके ऊपर जो लेवी लगाई गई, उसका मकसद ये था कि हम फोर्स कर दें इंडस्ट्री को कि वो ग्रिड की तरफ आए, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आए। अच्छा, अब उसके अंदर इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज रेट है पर MMBTU गैस का RLNG का, वो तकरीबन ऑन एवरेज $9 है। पाकिस्तान में भी जो हमने कतर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो हमें पोर्ट के ऊपर $7 में मिल जाती है। $7 पे मिल जाने के बाद अगर आप उस पे अपने पोर्ट चार्जेस और बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट डालें तो वो $9 पर MMBTU से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एक लेवी लगा के उसकी प्राइस $15 पर MMBTU की हुई है। तो जो बिजली हमें गवर्नमेंट दे रही है उसकी प्राइस की तरफ आ जाए। जैसे आपने खुद बताया कि हमें बिजली की कॉस्ट इस वक्त 12.5 सेंट पर किलोवाट आवर पड़ रही है,
हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं उसमें 5 to 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर उनकी प्राइसेस हैं। अब इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि यार आप हमें कुछ सब्सिडी दे दें, हम ये नहीं कहते कि आप हमें बिजली मुफ्त दे दें, हम ये कह रहे हैं कि जो कम से कम एक्चुअल प्राइस है जो सारी दुनिया अपने एक्सपोर्टर्स को दे रही है, आप हमें वो चार्ज करें। अब बिजली की प्राइस का आप ये अंदाजा करें कि जो क्रॉस सब्सिडी का बीच में कंपोनेंट है वो जो ये 10 डिस्कोज हैं उसके हवाले से हुई 130 बिलियन रुपीस की क्रॉस सब्सिडी है। अगर आप उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल कर लें तो ये 160 161 के करीब आपकी क्रॉस सब्सिडी बनती है। अब ये क्रॉस सब्सिडी गवर्नमेंट इसलिए देती है कि जो बीच में कंज्यूमर्स हैं हाउस होल्ड के, जिनको हमने 200 या 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, वो पैसे आप इंडस्ट्री को तो चार्ज ना करें। वो पैसे अगर आपने पे करने हैं तो आप उसको बिस्क के थ्रू पे करें, या आप उसको अपने बजट से पे करें, या पीएसडीपी से उसको फंड करें। गवर्नमेंट ने एक नेकी भी करनी है और एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस करनी है। तो इस तरीके से तो कंपेटिटिवनेस का जो मसला है वो हल नहीं हो सकता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शफकात साहब। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। हमें भी अब ये उम्मीद है कि हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचे भी, जो पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुँची, और फिर हुकूमत इस पर कोई पॉजिटिव स्टेप भी उठाया। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी लाने के लिए कोई फौरी इक़दाम किए जाएँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इंडस एआई वीक 2026 पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में एक अहम कदम के तौर पर सामने आ रहा है। ये कौमी सतह का इवेंट है जो 9 से 15 फरवरी तक मुनक्किद होने जा रहा है, और इस इवेंट का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगाही बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ एआई में एक्सपर्टीज़ को फ़रोग दिया जाए और एआई के अमली इस्तेमाल को आम किया जाए। इस इवेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक ओपन और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पॉलिसी मेकर्स के साथ इंडस्ट्री और जामियात के अलावा स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स भी एक साथ जुड़ सकेंगे। इंडस एआई वीक का आगाज इस्लामाबाद में इंडस एआई समिट से होगा और उसके साथ साथ इनोवेशन के अलावा लर्निंग और एंगेजमेंट अरीना के साथ टेक शो केसेस और स्टार्टअप सेशंस भी होंगे। लेकिन इसके साथ ही स्किल ट्रेनिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी, जिसमें बाकायदा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होनी है और इस इवेंट में एआई गेमिंग एक्सपीरियंस जोन भी शामिल रहेगा। इस इवेंट की खास बात यह है कि एक्टिविटीज सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपनीज और मुख्तलिफ इदारे इसमें शरीक होंगे। अब ये जो कदम है नेशनल एआई पॉलिसी 2025 का एक अमली तसलसल भी लग रहा है, जिसका मकसद सिर्फ पॉलिसी चिट-चैट नहीं है, बल्कि असल इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एडॉप्टेशन को मुमकिन बनाना है। नौजवानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि एआई अब मुस्तकबिल नहीं बल्कि मौजूदा मईशत का हिस्सा बन चुकी है, और इसी लिहाज से पंजाब हुकूमत के इक़दाम भी हमें खासे अहम नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे भर के स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को अब लाजमी करार दे दिया है। इसके तहत 3000 असातिज़ा को मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 लाख तलबा को भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी फराहम की जाएंगी। अब इसके साथ साथ 2 लाख तलबा और 2000 असातिज़ा को एआई ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जबकि डिजिटल जर्नलिज्म के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। ये इक़दाम इंडस एआई वीक के मकासद से खासे हम आहंग नज़र आ रहे हैं और तालीमी निज़ाम को भी मुस्तकबिल की मईशत से जोड़ने में मदद दे सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स पर अगर हम नज़र डालें तो इस साल खासा पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, चूँकि इसमें भी एआई का बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। माली साल 2024-25 में आईटी की कुल एक्सपोर्ट 3.8 बिलियन डॉलर्स तक नहीं थी, और हम 2025-26 के पहले 5 माह में इस शोबे में तरक्की का ट्रेंड अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 18.5% ज़्यादा है। जुलाई से नवंबर के दरमियान आईटी एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम 1.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, और अगर यही पेस बरकरार रहा और एक्सपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स की गई और उसके साथ साथ रेगुलेटरी रुकावटें कम हुई तो 2030 तक पाकिस्तान शायद 10 से 15 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स तक भी पहुंच सकता है। अब ये कितना आसान सफ़र होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। खान साहब जो आईटी एंड एआई एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इंडस एआई वीक 2026 जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, ये कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए एआई पर्सपेक्टिव में? Honestly, thank you so much अरबाब for having me in this show. Honestly, ये सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये जो ना फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर तक एआई सिर्फ और सिर्फ जो ना कागजों पे था, पॉलिसीज के अंदर था, बट अब वक्त आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया जाए, और गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि दिस इज अ इनिशिएटिव कि हमें जो है पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा।
सही। और उमर, अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अब जोर सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है। अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आईटी की सर्विसेज पर, आईटी एक्सपोर्ट्स पर काम करना है। तो इस सारी सूरत हाल में कितना गेम चेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। आजकल हम रोजमर्रा की जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उन सब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हमारे व्हाट्सएप से लेके हमारा जो है ईमेल तक, हर जगह पे जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो अब हम इससे दूर नहीं रह सकते। इसका सबसे आसान हल ये है कि हम इसको अडॉप्ट करें, और यही हमारी तरक्की में जनाब बहुत अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान को जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ लेके जाएगा। सही। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ज़ाहिर है वो इसको किस तरह एडॉप्ट करें, और एज बिगनर अगर उन्हें स्टार्ट करना हो तो वो इसकी इब्तिदा कैसे करें? हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता, जो अभी पंजाब हुकूमत का एक स्टेप भी है, उसको पार्ट ऑफ सिलेबस बनाया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बेस वहाँ से स्टूडेंट्स की बन सकती है। लेकिन वो प्रोफेशनल जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके लिए अब इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है, तो वो कैसे आसानी के साथ ये चीज़ हासिल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है, मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर दिया है, पाकिस्तान के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे आसान जो टिप है मेरी तरफ से, वो यही है कि आप जो भी जिस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल है, जिस चीज़ में आप काम करते हैं, उसी से रिलेटेड जो आप एआई के टूल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको 10x इंक्रीज करें। क्योंकि एआई जो है वो आपको डंप नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और जहाँ तक बात है जो हमारे बिगनर्स हैं जो कि एआई के अंदर आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो चैट जीपीटी है या जो हमारे चैटबॉट्स हैं एआई बेस्ड, उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने एआई सीखना कैसे, तो वो आपको पूरे स्टेप्स बताएगा कि आपने ये तरीके से एआई को सीखना है। अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे पूरा रोड मैप डिजाइन करके दे दे, मैं फॉर एग्जांपल एक 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स में टॉप करना है, तो वो आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप बना के दे देगा, और उसी रोड मैप पे आप उससे फॉलो अप करके सीख भी सकते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और आपकी जो स्किल्स हैं उसको इंक्रीज करने में हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा उमर, अभी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इनके लिए क्या वाकई एक ख़तरनाक टूल आ गया है कि लोगों की जॉब सिक्योरिटी इससे ख़तरे में पड़ गई है? रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मूवीज़ बनती हैं, ड्रामाज बनते हैं, लोग मुख्तलिफ ऐप्स, 8 से 10 ऐप्स को यूज़ करके शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये जिसमें बहुत सारे लोगों का स्टाफ हुआ करता था, वो अब सिर्फ 8 से 10 ऐप्स 1 या 2 लोग इस्तेमाल करके ये सब मुमकिन बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ये वाकई ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एक ख़तरा बन सकता है? देखिए, ये एआई जो है, कहते हैं ना लोग जॉब्स खा जाएगा लोगों की, तो एआई से उन लोगों की जॉब्स खाएगा जो एआई को नहीं सीखेंगे। जैसे आपने एग्जांपल दी कि जो है आजकल शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, जो पहले 10 लोग एक काम करते थे, वो आज 3 सॉफ्टवेयर मिलकर काम कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम अब ये भी देखें, जो पहले 10 लोग मिलकर अलग अलग काम करते थे, उन्हीं में से 10 लोग निकल के उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आज वो अपनी एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एआई के टूल्स को सीखें, और जो कंपनी के लिए पहले वो काम करते थे, वो अपनी कंपनी बना सकते हैं और अपना पूरा का पूरा स्टार्टअप रन कर सकते हैं। तो एआई ने सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल कर दी है। जहाँ पे पहले 10 लोग काम करके एक फॉर एग्जांपल फिल्म प्रोड्यूस करते थे, वहाँ एक बंदा अगर उसका स्किल्स हैं, उसके पास प्रॉपर एआई टूल्स उसने सीख लिए हैं, तो वो अकेला भी पूरी की पूरी चीज जनरेट कर सकता है। तो एआई ने सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है। और जो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप टूल्स सीखते हैं, सो दिस इज द टाइम। हमने देखा कि लास्ट जो ना 20 ईयर्स में जितने मिलियनर्स बने, कहते हैं कि अब एआई के बाद अगले 5 साल में इतने मिलियनर बनेंगे जितने आज तक पूरी जो ना ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं बने। सही। तो उसमें पाकिस्तानी एआई एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है या क्या रेटिंग है, कंसिडरेशन उनकी कितनी है? इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पा रहा है पाकिस्तान अपने एआई के थ्रू या इवन आईटी के थ्रू? अच्छा, हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे अपनी रिसोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल के रेडी करने के लिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में अभी एआई अडॉप्शन उस तरीके से नहीं आई है जिससे आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो कि हो चुके हैं, बट यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं किया। बट अब जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का जो इनिशिएटिव है, इससे एआई की स्प्रेडनेस भी पूरी कंट्री में फैलेगी। और जो टीचर्स की रिफॉर्म्स हैं, टीचर्स की स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, जब उस पर फोकस होगा तो हमारा जो टैलेंट है वो भी आईटी एक्सपोर्ट के लिए रेडी होगा या यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए पाकिस्तान में रेडी होगा। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इवन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उससे आई एम वेरी होपफुल कि हम विद इन अ ईयर
जो हमने एक पीछे जो एक गैप छोड़ा है उसको कवर अप कर लेंगे। एंड आई थिंक 2027 में हमारी रिसोर्सेज जो है वो आईटी एक्सपोर्ट के लिए रेडी होंगी और अपने स्टार्टअप भी एआई के आपको बहुत सारे नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सही। अब जैसे एक गवर्नमेंट ने इस वक्त, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, स्कूल का इस वक्त सिलेबस चेंज किया, उसमें एआई को शामिल किया, दीगर सूबे भी अगर ये इकदाम उठाते हैं तो उनके पास इतने ट्रेन टीचर्स होंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हों, उसमें एक्सपर्ट हों और फिर वो हर क्लास के स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझा सकें। और इतने लाखों टीचर्स को ट्रेन करने के लिए फिर उनसे एक स्टेप हम ऊपर आएँ तो वो प्रोफेशनल्स हमारे पास मौजूद हैं जो उन टीचर्स को भी ट्रेन कर सकें। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये कि एआई जो है इटसेल्फ टीचर है। मतलब हमें जो है बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है अगर हम जो है उसको इस तरीके से प्लान आउट करें कि हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को ये सिखा दें कि एआई से सीखना कैसे है। फॉर एग्जांपल, आप एक टॉपिक लेके चैट जीपीटी के पास जाते हैं या जेमिनी के पास जाते हैं, तो उससे आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और अपने स्किल्स के मुताबिक कैसे लर्निंग करनी है उससे सीखना है, और उसी को अपना जो है आप जो है क्या नाम है चेकर भी बना सकते हैं कि यार मैंने यहाँ तक अभी प्रोग्रेस कर ली है, अब आप मुझे टेस्ट आउट करो कि मुझे कितना आ गया। सो हमने एआई से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि एआई जो है वो लोगों को डम बना देगी, बच्चों की सोच छीन लेगी, बट बच्चों की सोच नहीं छीनेगी, वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी, क्योंकि अब रट्टे का दौर नहीं है, अब लॉजिक का दौर आ गया है। तो अगर ये जो टीचर्स हैं वो एआई से सीख लें कि कैसे सीखना है, तो वो एक नई प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज कर मतलब रीच कर सकते हैं। और दिस इज हाउ, जब टीचर्स आ जाएंगे सीख लेंगे तो वो स्टूडेंट को भी हेल्प आउट करेंगे कि इसको जो ना यूज करते हुए पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर खान साहब, IT एंड AI एक्सपर्ट मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ग्लोबल सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल और कशीदगी के बाइस आलमी मंडी के साथ साथ हम पाकिस्तान में भी ये देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। एक एक दिन में हम ये देख रहे हैं कि 21 हज़ार रुपये का इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ये सूरत हाल रही और आज भी तकरीबन 21 हज़ार रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मकामी मार्केट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। अब बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना फी ऑन्स इस वक्त $5,500 के से भी ऊपर जा चुका है, जिसके बाइस अब लोकल मार्केट में भी 24 कैरेट सोना फी तोला 21,200 रुपए के इजाफे के साथ अब 5,72,000 की सतह को भी उबूर कर चुका है, इससे भी ऊपर निकल चुका है। हम 10 ग्राम सोने की कीमत देखें तो वो भी 18,000 से ज़ायद का उसमें इजाफा हुआ है और 4,91,000 को ये भी क्रॉस कर चुका है। अब आलमी सतह पर कशीदगी में इस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तनाव के साथ मशरक़ वस्ता में अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आमद और आबनाए हर्म्स के करीब ईरानी फौजी मशकें शामिल हैं। इन फैक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को अनसेफ एसेट्स से निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट्स यानी सोने और चांदी की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया है। हमने सिल्वर की कीमतों में भी आज नुमाया इजाफा देखा है और आलमी मार्केट में सिल्वर फी ऑन्स $120 की सतह पर इस वक्त अराउंड ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान में जो कीमत है वो फी तोला 264 रुपए के इजाफे से अब 12,175 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो आलमी सतह पर इस वक्त सिल्वर ने भी अब तक तकरीबन 60% का इजाफा दिखाया है, जो इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई दिलचस्पी को जाहिर करता है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले लोकल मार्केट में हमने सोने की कीमत में मामूली कमी देखी थी, हालांकि आलमी मार्केट में सोना $5,000 फी ऑन्स की हद को अबूर कर चुका था। अब ये उतार चढ़ाव, बल्कि ये तेजी ही, इस वक्त उतार चढ़ाव तो कहना शायद गलत होगा, जो तेजी है इस बात की निशानदेही करती है कि कीमतें आलमी ट्रेंड्स के साथ साथ ज़र मुबादला और सप्लाई एंड डिमांड से भी मुतासर होती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी सियासी कशीदगी के साथ इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और करेंसी मार्केट्स पर दबाव बरकरार रहा तो सोने और दीगर कीमती मेटल्स की कीमतें मजीद बुलंद भी हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका असर महंगाई के अलावा जेवरात की तलब में कमी और आम कंज्यूमर की क़ुव्वत खरीद पर भी पड़ेगा, जबकि इन्वेस्टर्स सोने को एक सेफ एसेट के तौर पर इस वक्त देख रहे हैं। अभी सूरत जाएगी जो प्रेडिक्शन साल के एंड की थी वो तो एक ही महीने में हमें पूरी होती नजर आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान टिसोरी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये तो दिसंबर के आखिर तक की प्रेडिक्शन थी कि $6,000 तक जाएगा, 6 लाख तक जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि जनवरी खत्म होते होते इसके हम बहुत करीब आ गए हैं, तो ये आखिरी लिमिट कहाँ होगी इसकी? जी देखें, जैसा कि हम पिछली दफा भी जब बात कर रहे तो यही हम चीज डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त देखें जो मेन रीजन बना हुआ है जियोपॉलिटिकल, जो कि आप समझते हैं कि मार्केट में ईरान और यूएसए की जो टेंशन है उससे एक जो है वो प्रेशर बिल्डअप हुआ है और इस प्रेशर की वजह से हर घंटे एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त मार्केट जो है 5,77,000 या 78,000 रुपीज पर तोला के हिसाब से पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड गोल्ड जो है वो हो रहा है और इंटरनेशनली जो है वो 5,800 जो है के करीब मार्केट टच कर चुकी है।
और जो कि एक्सपेक्टेडली देखा जा रहा है ट्रेडिंग हाउस में कि ये बहुत जल्द जो है $6,000 पर आउंस की मार्केट को इंटरनेशनली जो है क्रॉस कर लेगा। और लोकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में गोल्ड की जो इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है, जैसे मैंने कहा कि हर घंटे एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है, तो ये दूर नहीं है कि हम 6 लाख रुपए पर तोला मार्केट को भी क्रॉस जो है वो कर लेंगे। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो जियोपॉलिटिकल की सिचुएशन है, जिसकी वजह से ईरान इराक का, जैसे आपने भी जिक्र किया, इस वक्त सिचुएशन का मेन रीज़न जो है वो यही नज़र आ रहा है। और हम यही देख रहे हैं अगर कोई ऐसी चीज़ सेटल्ड होती है तो मुझे इस वक्त मार्केट जो है वो प्रेशर जो लग रहा है उसमें मुझे लगता है कि एक डिप आएगा अगर कोई सेटलमेंट होता है, क्योंकि असूलन जो है ये जगह इस वक्त मुझे गोल्ड की नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। मैं इतना हाई डेफिनेटली नहीं देख रहा था जब से ये नया साल शुरू हुआ है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना बड़ा जंप ले लेगी, बट हालात अभी फिलहाल इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, लोकल मार्केट में पाकिस्तान में इस वक्त तमाम छोटे बड़े शहरों में क्या रूटीन के मुताबिक ट्रेडिंग इस वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों की जारी है? कुछ खबरें आई थी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने भी सिल्वर की ट्रेडिंग को रोक दिया है, लोकल मार्केट से भी कुछ इस तरह की ये अफवाहें आ रही थी, वो अफवाहें या ये वाकई खबरें हैं कि ट्रेडिंग? मैं नहीं समझता कि मर्केंटाइल ने ऐसी कोई डिसीजन लिया है। वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड डेफिनेटली हो रही है। लोकल मार्केट में देखिए, एज पर द रिटेल में अगर आप कहेंगे ज्वेलरी से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑफ कोर्स गोल्ड इतना हाई पहुंच गया कि लोगों की पहुंच से अब गोल्ड जो है बाहर निकल गया है। बट मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो जो ट्रेड को समझते हैं वो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। सही। अच्छा, जो बड़े इन्वेस्टर्स ज़ाहिर है गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त सिल्वर को भी देख रहे हैं और एक आने वाले मुस्तकबिल के गोल्ड के तौर पर उसको भी इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है। सिल्वर का भी हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था, वी वर एक्सपेक्टिंग के मिड ऑफ दिस ईयर तक वी वर एक्सपेक्टिंग के गोल्ड मार्केट सिल्वर की $150 पर आउंस के हिसाब से जो है मार्केट चले जाएगी। पर इस वक्त जो इंटरनेशनली बड़े बैंक्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो इंटरनेशनली इस वक्त इसको $175 से $200 पर आउंस के हिसाब से देख रहे हैं। और ये लगता है अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंटिन्यू रही और अल्लाह न करे कोई ऐसी वॉर की तरफ जाते हैं और कोई ऐसी चीज होती है, तो डेफिनेटली इट विल क्रॉस $200 पर आउंस ऑल्सो, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में। और इमरान साहब, ये जो एक प्राइस का डिफरेंशिएट आ रहा होता है, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी कमेंट कीजिएगा कि ये हम जब पर ऑन्स डॉलर को कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपए में प्राइस निकालते हैं, बिलफर्ज ये इस वक्त चांदी की कीमत 12,175 है, मार्केट में जब हम पता करते हैं तो वो 17.5 और 18 और किसी मार्केट में वो 17,500। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। उसका रीजन क्या होता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है वो रेट ऊपर और नीचे हो रहा होता है। फिजिकल कभी भी कोई आप चीज लेने जाएंगे, जब वो नहीं मिलेगी तो उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है, क्योंकि लोगों का इस वक्त रुझान जो है वो सिल्वर की तरफ है। वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से सिल्वर ने पिछले 1 महीने में इतनी बड़ी बड़ी जंप्स लगाई हैं, तो मार्केट में सिल्वर शॉर्ट है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में इजाफा है और उसी की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं इंटरनेशनल रेट के हिसाब से। इमरान साहब, जो प्योर मेटल है गोल्ड और सिल्वर अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो इसकी सेल और परचेज प्राइस सेम ही होती है फिर मार्केट में? ये भी चूंकि सुनने वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, आजकल लोग बहुत ख़रीदारी और इसको बेचने की कोशिशों में, तो ये सेम प्राइस ही होती है अगर प्योर हो मेटल तो? जी देखिए, प्योर का 24 कैरेट का मार्केट में जो इंटरनेशनली रेट सराफा बाजारों का जो भी निकलता है, जिसमें पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में 1,000-2,000 रुपए का मेरे ख्याल से शायद फ़र्क आता है। उसके अलावा जो भी मार्केट का रेट होता है उस रेट के हिसाब से मार्केट में लोग जो भी बेचने आएंगे रेट विल बी द सेम। सही। अब चूंकि रमज़ान आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में लोकल मार्केट की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये तेज़ी इसी तरह से ये जारी रहेगी या थोड़ा सा इसमें एक ठहराव आ सकता है? देखिए, मैंने कहा कि इट ऑल डिपेंड कि इस वक्त इंटरनेशनल जो इस वक्त सिचुएशन ईरान की और अमेरिका की बनी हुई है, अगर ये बहुत आगे चीज़ चले जाती है और इस खत्ते में अगर कोई जंग या सिलसिला होता है तो फिर इस प्राइस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये लोगों की पहुंच से मैं समझता हूँ जिस हिसाब से इसने हमने एक्सपेक्ट किया था कि पूरे साल के फिगर्स दिए थे जब हम लास्ट बात कर रहे थे, पर अभी इसने महीने में ही इतना बड़ा जंप ले लिया है। और अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो ये मैंने जैसे बताया कि ऊपर इंटरनेशनली $6,000 को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टेसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और गोल्ड और सिल्वर की मार्केट इस वक्त बहुत ऊपर जा रही है, बहुत तेज़ी से कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि हमने गुज़िश्ता रोज़ तक बहुत ऊपर जाते देखी थी, अब आज हमने देखा कि बहुत शदीद मंदी के साथ यहाँ पर कारोबार का अख्ताम हुआ है और मार्केट ने एक ही दिन में 6 नफसियाती हदें खो दी हैं। आज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई और इंडेक्स 1,82,338
133 पॉइंट्स पर आ चुका है। अब एक ही दिन के दौरान इंडेक्स 1,88,923 पॉइंट्स की बुलंद सतह और फिर 1,81,961 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर भी ट्रेड करता रहा है। मार्केट में हमने ये देखा कि 41 करोड़ के शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी जो टोटल मालियत है वो 52 अरब रुपए बनती है। लेकिन ये इतना डाउनफॉल क्यों सामने आया? गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,88,000 से ऊपर था। आज जो ये ड्रॉप है इसकी बड़ी वजह फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और पावर जनरेशन सेक्टर्स में शदीद सेलिंग का प्रेशर था। और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग के लिए बड़े पैमाने पर शेयर्स फरोख्त भी किए हैं, जिससे मार्केट खासे दबाव का शिकार हो गई है। गुज़िश्ता एक साल में हम जायजा लें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक मजबूत तेजी देखी है और ये तेजी दिसंबर 2024 के इख्तिताम के बाद शुरू हुई, जब इंडेक्स तकरीबन 115,000 पॉइंट्स पर था। और 2025 के दौरान इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ IMF प्रोग्राम के अलावा माशी इस्तेहकाम और बेहतर पॉलिसी इंडिकेटर्स ने भी मार्केट को सहारा दिया और इसी वजह से इंडेक्स साल के दौरान मुसलसल अपने नए हाईज बनाता रहा और इस साल के इख्तिताम पर 174 से 175,000 पॉइंट्स के करीब गुज़िश्ता साल बंद हुआ था। लेकिन इस तेज़ी के दौरान कई बड़ी करेक्शंस भी आई हैं और जो आज करेक्शन आई है वो तो बहुत ही बड़ी करेक्शन है। अब ये क्यों आई है और आगे आने वाले दिनों में भी क्या सिलसिला जारी रहता है, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब हबीब कमोडिटीज़ के MD एंड CEO हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी 6,000 पॉइंट्स की कमी है, बज़ाहिर तो 3-3.5% की कमी है, लेकिन इन पॉइंट्स ये अपने अंदर एक बड़ा फिगर है। तो इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा या मार्केट वापस आएगी? देखें, कल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसने अनाउंसमेंट दिया सुपर टैक्स के लिए और आई थिंक कि सुपर टैक्स जो है वो 10% जो रिकवरी मोड में जाएगा वो सारे हाई अर्निंग कॉर्पोरेट्स पे उसका इम्पैक्ट बन रहा था नेगेटिव। आई थिंक इसका रीज़न ये भी था कि आज फ्यूचर रोल ओवर वीक जो है उसका कोई 4 वर्किंग डे था और फ्यूचर रोल ओवर वीक जो है जब एंड हो रहा होता है तो यूजुअली प्रेशर्स आते हैं। तो एक तो ये भी वजह है, साथ में आप देखें तो जियोपॉलिटिकल नॉइज काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो है वो आप देखें तो US कॉन्सुलेट की तरफ जो है वो हमने देखा कि US एडवाइजरी भी आई है पाकिस्तान की तरफ। सिक्योरिटी अनरेस्ट हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसके खदशात हैं ही, बट मेनली जियोपॉलिटिकल नॉइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि ईरान की तरफ स्ट्राइक जो है पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल जो गोल्ड प्राइसेज हैं उसके अंदर भी इजाफा देखा गया, सिल्वर प्राइसेज में इजाफा देखा गया और मार्केट जो है वो स्लम्प हो गई। सही। तो ऐसा अब ये वो जो सारे सेक्टर्स जो बड़े बेहतर परफॉर्म करते हैं, जो एक तरह से स्टॉक मार्केट को और 100 इंडेक्स को लेकर ऊपर चल रहे होते हैं, आज वही अंडर परफॉर्म रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, तो सारे के सारे सेक्टर्स में एक साथ ही प्रॉफिट टेकिंग हो गई। देखें जी, अक्रॉस द बोर्ड इसकी वजह यही थी कि सारी हाई अर्निंग कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लागू हुआ 10%। आई थिंक कि उसका जो मयार है वो काफ़ी सेवरल बिलियंस ऑफ रुपीज़ है और आई थिंक इसकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट जो है वो अपनी इंगेजमेंट कर चुके होते हैं और दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। काफ़ी 2015 से वन ऑफ जो है वो इसका लागू होगा और इसकी कलेक्शन जो है उसमें सेवरल बिलियंस जो है गवर्नमेंट को मिलेंगे और सेवरल बिलियंस कॉर्पोरेट पे चार्ज होंगे, जिसकी वजह से आने वाले कई सालों के डिविडेंड्स जो है वो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये जो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट है कि मार्केट जो है वो नहीं संभाल सकी और आई थिंक ये सारी जो गेन्स हैं वो गवर्नमेंट को होंगे और लॉसेज जो हैं या फिर टैक्स की जो लायबिलिटी ये सारे हाई अर्निंग कॉर्पोरेट्स को होंगी, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसानात होंगे और इन्वेस्टर ने प्रेफर किया प्रॉफिट टेकिंग को ऐसी सिनेरियो में। और ऐसे जब ये जो सुपर टैक्स है ये ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो पहले से मौजूद हैं उनको इस वक्त ज़्यादा इफेक्ट करेगा या जो नए आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी हो सकता है? देखिए, तमाम अगर देखें अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग है, इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करें सारे सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट आएगा। कोई हाई अर्निंग या बड़ी बिग सुपर रिच जो कंपनीज हैं मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स और जिसमें गवर्नमेंट एंटिटीज भी आती हैं, सब पे ये लागू होगा टैक्स और आई थिंक इसकी मद जो है 300 बिलियन से जायद होगी, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग जो है मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड देखी गई। और आने वाले वक्तों में देखते हैं इसकी अपील किस तरह से होती है या किस तरह से इसमें डेवलपमेंट देखी जाती हैं, बट इसका बेनिफिट गवर्नमेंट होगा कि गवर्नमेंट की कलेक्शन बढ़ जाएगी और इसका जो नुकसान है वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को होगा। सही, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू है इसका मतलब आज से ये अंदाजा हो गया, एक सिग्नल मिल गया कि आने वाले दिनों में ये बुरी तरह से मार्केट को इफेक्ट करने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और इसका जो है वो जाहिर है हमें देख रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर सेलिंग देखी गई है। इसमें कोई अपील कहीं किसी लेवल पर आती है तो फिर आई थिंक कि वो जो है बाइस बन सकती है मार्केट में स्टॉपेज का, बट हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि चूंकि फ्यूचर रोल ओवर वीक है, यूजुअली इस वीक के अंदर प्रेशर देखा जाता है और यही रीजन है कि प्रेशर मार्केट के अंदर आया और फिर जियोपॉलिटिकल नॉइज भी है उसका भी इम्पैक्ट देखा गया। सही, और चूंकि अब कुछ दिन के बाद रमज़ान भी शुरू होना है तो उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ी स्टेबल रहेगी या कोई करेक्शन उसमें भी फिर आ सकती है, थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटी उसमें भी स्लो डाउन हो सकती है।
देखिए अर्लियर द वीक मार्केट ने जो एसबीपी की पॉलिसी थी वो स्टेटस को थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.5 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम होता, वो कम नहीं हुआ। तो पॉलिसी ईजिंग जो है ना होने की भी एक वजह है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर ओवरऑल पूरे वीक के अंदर रहा और फिर अल्टीमेटली जो है वो क्रैश मार्केट में हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब, एमडी एंड सीईओ आरिफ हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।